हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के अंतर्गत केमिकल इक्विलिब्रियम में ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रिंसिपल को हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, पूर्व की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। और इसमें किसी भी अभिक्रिया के साम्य स्थापित होने के बाद यदि उस तंत्र के ताप दाब अथवा सांद्रता यानी कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के वेरिएबल्स को यदि परिवर्तित किया जाए अथवा उत्प्रेरक डाला जाए तो अभिक्रिया की साम्यावस्था किस प्रकार से प्रभावित होती है, इसको ली शैटलियर ने 1885 में स्टडी किया था। और इसके आधार पर उन्होंने अपना नियम दिया जिसे कि हम ली शैटलियर प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। और इस नियम के अनुसार साम्यावस्था पर यदि किसी तंत्र के ताप दाब अथवा सांद्रता को अगर परिवर्तित किया जाए तो साम्य उस दिशा में खिसक जाता है जिस दिशा में उस परिवर्तन के प्रभाव नष्ट होता है। इस नियम को यानी साम्य उस दिशा में खिसक जाता है जिस दिशा में उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट होता है। इस नियम को हम ली शैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। और इस नियम को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि अगर सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य किस और शिफ्ट होगा, यह हमें देखना है। तो इसके लिए हाइड्रोजन और आयोडीन जो कि गैस हैं, इनके एक एक मोल को प्रारंभिक अवस्था में 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल आयोडीन का एक बंद पात्र में लेकर गर्म करते हैं। तो कुछ समय पश्चात जो है और प्रारंभ में HI जो है वो 0 है, वो 0 मोल है। तो जब इन दोनों को गर्म किया जाता है तो कुछ समय पश्चात उनके बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। और इस प्रक्रिया में साम्यावस्था में हाइड्रोजन का अल्फा मोल आयोडीन के अल्फा मोल आपस में क्रिया करके 2 अल्फा मोल जो है हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। और इसकी साम्यावस्था को हम इस इक्वेशन द्वारा HI² ऑन मतलब कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन और आयोडीन की, उसको हम सक्रिय द्रव्यमान के रूप में लेंगे। तो यह हाइड्रोजन आयोडीन HI² अपॉन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और आयोडीन की कंसंट्रेशन इक्वल टू Kc, यानी कि यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन बराबर Kc के है, जहाँ पर कि Kc कांस्टेंट है, यानी कि इनकी सांद्रताएं भी साम्यावस्था पर स्थिर रहेंगी। लेकिन यदि साम्य स्थापित होने के बाद में अगर हम हाइड्रोजन या आयोडीन में से किसी एक की मात्रा को बढ़ा दें तो साम्य गड़बड़ा जाएगा। और इस स्थिति में और चूंकि इनकी सांद्रताएं साम्यावस्था पर स्थिर रहती हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि साम्यावस्था पर हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन और आयोडीन का जो अनुपात है वह एक स्थिरांक है। यदि हम हाइड्रोजन या आयोडीन में किसी का भी मान बढ़ा दें तो क्योंकि ये नीचे आ रही है संख्या, तो Kc का मान कम होगा और स्थिर ताप पर Kc का मान जो है वो हमेशा स्थिर होता है। अतः Kc की मान इसको स्थिर रखने के लिए HI का मान मात्रा बढ़ेगी और हाइड्रोजन और आयोडीन की जो सांद्रता है वो कम होगी। और ऐसा तभी संभव है जबकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए मान लीजिए हमने हाइड्रोजन की X मात्रा को मिला दिया है, तो अधिक मात्रा में Kc का मान स्थिर रखने के लिए अधिक मात्रा में जो है HI बनेगा, यानी कि साम्य दाईं ओर सरक जाएगा। यदि हम हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन को वही रखें जो कि प्रारंभ में थी, परंतु अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम
हटाते जाएं तब भी साम्य जो है वो दाईं ओर ही खिसकेगा। अतः हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद की अगर अधिक मात्रा प्राप्त करनी है तो क्रिया कारकों की सांद्रता को बढ़ाते रहना चाहिए और उत्पाद की सांद्रता को कम करते रहना चाहिए। यानी कि अगर कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो हमें जिस दिशा में अभिक्रिया को चलाना है उसके अनुरूप हमें कंसंट्रेशन में चेंज करना पड़ेगा। यानी अगर उत्पाद की मात्रा अधिक प्राप्त करनी है तो क्रिया कारकों की सांद्रता को बढ़ाना चाहिए और उत्पाद की सांद्रता को कम करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा वेरिएबल है यहाँ पर ताप में परिवर्तन, चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो है दो प्रकार से होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर ताप का परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव एक दूसरे के विपरीत पड़ता है। यानी कि अब पहली प्रकार की अभिक्रियाएं हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कि अभिक्रियाओं के संपन्न होने पर ऊष्मा मुक्त होती है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाओं में यदि ताप को बढ़ाया जाए तो साम्य जो है वो बाईं ओर खिसक जाता है, क्योंकि उस दिशा में ऊष्मा काम आ जाएगी और ताप के बढ़े हुए ताप के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं और इसकी प्रक्रिया में 22,400 कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। यानी कि टेम्परेचर जो है यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकल रही है। और यदि साम्यावस्था प्राप्त कर ली है T1 टेम्परेचर पर, यदि साम्यावस्था पर ताप 100 डिग्री से बढ़ाकर T1 से T2 कर दें, यानी कि जो T2 है वो T1 प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो उस स्थिति में साम्य जो है वो बाईं ओर सरक जाएगा। और यदि यानी कि T2 जो है वो बराबर T1 प्लस 100 है। और यदि साम्यावस्था पर ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाकर T3 कर दें, यानी कि T1 टेम्परेचर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो T3 टेम्परेचर जो मिलेगा, तो इस स्थिति में साम्य दाईं ओर खसक जाएगा, क्योंकि इस दिशा में ऊष्मा मुक्त होगी और घटे हुए ताप परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो साम्य बाईं ओर जाएगा और अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो साम्य राइट की तरफ, मतलब दाहिनी ओर सरकेगा। इसी तरीके से ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में जो है ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी कि इन अभिक्रियाओं पर ताप का प्रभाव ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से बिल्कुल विपरीत पड़ता है। अर्थात इन अभिक्रियाओं की साम्यावस्था पर ताप बढ़ाने पर साम्य राइट साइड में जाएगा और ताप घटाने पर साम्य जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जो है जब साम्यावस्था को प्राप्त किया तब टेम्परेचर T1 है। अब इस अभिक्रिया में दोनों अणुओं की संख्या समान है और इस प्रक्रिया में 43,200 कैलोरी ऊष्मा जो है मुक्त हो रही है इस अभिक्रिया में, नहीं ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो ये T1 टेम्परेचर पर, तो N2 प्लस O2 गिव्स T2 टेम्परेचर पर, यानी कि ये टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो उस स्थिति में साम्य जो है वो दाहिनी ओर जाएगा। और अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए T3 इज़ लेस देन T2, तो उस स्थिति में जो परिवर्तन आएगा
तो इस स्थिति में साम्य जो है वो बाईं ओर सरक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में अगर हमें अधिक उत्पाद प्राप्त करना है तो ताप को कम करना होगा, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अधिक उत्पाद प्राप्त करना है तो अभिक्रिया उच्च ताप पर होनी चाहिए, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण अगर अधिक होगा तो अधिक उत्पाद मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ताप परिवर्तन पर डिपेंड करता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, और उसके आधार पर ताप परिवर्तन के प्रभाव को हम देख सकते हैं। अब है दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है, और गैसीय अभिक्रियाएं हमेशा बंद पात्र में होती हैं और जिनका कि आयतन स्थिर होता है। यदि दिए गए आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ा दी जाए तो गैस का दाब बढ़ जाएगा, और यदि दिए गए आयतन में गैस के अणु की संख्या कम हो जाए तो दाब भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर गैसीय अभिक्रियाओं में भी दाब का प्रभाव उस स्थिति में पड़ता है जबकि क्रियाकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या में अंतर हो। यदि उनमें कोई अंतर नहीं होता तो उस स्थिति में दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लें, हाइड्रोजन और आयोडीन क्रिया करके बंद पात्र में हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अणुओं की संख्या, यहाँ पर इस नंबर ऑफ मोल्स या अणुओं की संख्या जो है इधर लेफ्ट में और राइट में बराबर है, इसमें भी लेफ्ट में और राइट में बराबर है, यानी कि दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इन अभिक्रियाओं में जो है कि साम्यावस्था पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2 मोल NH3 बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 मोल से अणु की संख्या 2 मोल हो गई, जबकि इस अभिक्रिया में PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, यानी इसका 1 मोल और इनके 2 मोल बन रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर अणु की संख्या बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया आयतन है उसमें अणु की संख्या बढ़ रही है, यानी कि दाब बढ़ रहा है। जबकि नाइट्रोजन और अमोनिया बनने में जो है अणुओं की संख्या कम हो रही है, यानी कि दिए गए आयतन में दाब का मान कम हो रहा है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि अभिक्रियाएं जिनमें अणुओं की संख्या कम हो रही है, तो यहाँ पर अगर दाब बढ़ा दिए अर्थात उत्पाद के बनने में अणु की संख्या में कमी हो रही है, तो साम्यावस्था पर यदि दाब को उच्च कर दिया जाए तो साम्य दाईं ओर खसकेगा, क्योंकि इस दिशा में दाब वृद्धि के प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है। इसके विपरीत यदि दाब को कम कर दिया जाए तो साम्य बाईं ओर खसक जाएगा, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो यहाँ पर साम्यावस्था पर दाब P1 है। अगर हम दाब इस अभिक्रिया के लिए दाब को बढ़ा दें तो उस स्थिति में P2 इज ग्रेटर देन P1 है, तो साम्य दाईं ओर सरक जाएगा। और यदि दाब जो है वो साम्यावस्था के दाब से अगर कम कर दिया जाए तो उस स्थिति में साम्य जो है वो बाईं ओर सरक जाएगा। यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो साम्य दाईं ओर खिसकेगा, यानी कि अधिक मात्रा में उत्पाद बनेगा। और यदि दाब को कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होगी और यानी कि साम्य बाईं ओर सरकेगा, साम्य स्थापित होगा। और अभिक्रियाएं जिनमें कि अणु की संख्या बढ़ रही है, PCl5 क्रिया करके इस दाब पर PCl3 और Cl2 बनाता है, जबकि दाब P1 है। अब PCl इस केस में जहाँ की अणु की संख्या बढ़ रही है, तो अगर दाब बढ़ा दिया जाए दाब अगर कम यहाँ पर
अभिक्रिया में अगर हमें उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त करना है तो हमें दाब कम रखना पड़ेगा, यानी कि P2 इज लेस देन P1 है तो अधिक मात्रा में PCl3 प्लस Cl2 प्राप्त होगा। अगर ये ज़्यादा है तो साम्य जो है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन अभिक्रियाओं में हम देखते हैं यदि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उत्पाद बनने पर अगर अणु की संख्या घट रही है तो अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ऐसी अभिक्रियाओं को उच्च दाब पर संपन्न करना होगा। यदि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उत्पाद बनने में अणु की संख्या बढ़ रही है तो अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ऐसे अभिक्रियाओं को निम्न दाब पर संपन्न कराना होगा। अब है भौतिक परिवर्तनों के साम्य पर ली शैटलियर प्रिंसिपल के अनुप्रयोग, यानी कि भौतिक परिवर्तनों के साम्य पर ली शैटलियर प्रिंसिपल के यानी कि शैतालीय सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तनों के समान भौतिक परिवर्तनों के साम्य पर भी ली शैटलियर प्रिंसिपल लागू होता है। जैसे कि ठोसों, पहला एग्जाम्पल है ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव। तो यहाँ पर जब ठोसों जो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस स्थिति में ठोस और द्रव प्रावस्थाएं साम्य पर होती है। और हम देखते हैं कि जब कोई ठोस जो पिघलता है तो आयतन बढ़ता है और किसी भी तंत्र पर अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कमी होती है। अतः यदि हम उच्च दाब पर किसी पदार्थ को पिघलाना चाहें तो हमें अधिक ऊर्जा देनी होगी, अर्थात उच्च दाब पर पदार्थों के गलनांक भी उच्च हो जाते हैं। परंतु कुछ ठोस ऐसे हैं जिनको कि पिघलने पर आयतन कम होता है, जैसे कि बर्फ़ है। बर्फ़ को जब पिघलती है तो आयतन में कमी होती है। तो यहाँ पर यदि बर्फ़ का दाब बढ़ा दिया जाए तो ली शैटलियर के प्रिंसिपल के अनुसार बर्फ़ के पिघलने पर साम्य दाईं ओर खिसक जाएगा, जिधर बढ़े हुए दाब के प्रभाव को नष्ट किया जा सके, अर्थात बर्फ़ अधिक पिघलती हो या इस प्रकार से कम ऊर्जा देने पर भी बर्फ़ पिघलती जाएगी, यानी कि उच्च दाब पर बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है। अब है द्रवों के वाष्प, यानी कि उच्च दाब पर बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है। अब है द्रवों के वाष्पीकरण पर ताप और दाब का प्रभाव, यानी द्रव का जब वाष्पीकरण होता है तो द्रव और वाष्प अवस्थाएं हमें प्राप्त होती है और वाष्पीकरण के लिए ताप अधिक, दाब कम होना चाहिए। तो यहाँ पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित करेंगे तो वाष्पीकरण के दौरान भी हम देखते हैं कि द्रव और वाष्प अवस्थाएं साम्य में होती हैं और द्रवों के वाष्पीकरण में भी ऊष्मा का अवशोषण होता है और आयतन में वृद्धि होती है। अतः वाष्पीकरण की साम्य अवस्था पर यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए अधिक मात्रा में द्रव ऊष्मा का अवशोषण करके वाष्पीकृत हो जाता है। और यदि दाब को बढ़ा दें तो अधिकांश वाष्प, और यदि दाब का मान बढ़ा दिया जाए तो जो है अधिकांश वाष्प संघनित हो जाएगी और द्रव में बदल जाएगी, जिससे कि दाब वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द्रवों के वाष्पीकरण को तेज करने के लिए तंत्र के ताप को बढ़ाना और दाब को कम करना चाहिए। अब ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव, या अब अभी तक तो हमने द्रवों के वाष्पीकरण पर ताप का प्रभाव, अब द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो यहाँ पर किसी भी द्रव के क्वथन में भी द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में बदलती है। तो द्रव की सतह पर वाष्प दाब बनता है और बाह्य दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो द्रव उबलने लगता है। तो ऐसे तंत्र की साम्य अवस्था पर यदि दाब को बढ़ा दिया जाए तो द्रव की सतह पर दाब बढ़ेगा और उस प्रभाव को नष्ट करने के लिए द्रव के वाष्पीकरण की गति
कम हो जाती है और उसे बढ़ाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर उच्च दाब पर द्रवों का क्वथनांक भी उच्च हो जाते हैं और इसी आधार पर प्रेशर कुकर का जो है प्रेशर कुकर का पर ये नियम लागू होता है। तो प्रेशर कुकर में दाब को उच्च किया जाता है, इससे जल का क्वथनांक भी उच्च हो जाता है और उच्च ताप प्राप्त करने के कारण उसमें उपस्थित खाद्य पदार्थ जल्दी गल जाते हैं। अब है ठोसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। जैसे KOH है, जैसे हम जानते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलने पर ऊष्मा को मुक्त करते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलने पर ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पर विलयन बनाते समय अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार इस ताप वृद्धि के प्रभाव को नष्ट करने के लिए KOH की विलेयता कम हो जाएगी और अमोनियम क्लोराइड की विलेयता बढ़ जाएगी। यानी KOH को जब पानी में घोला जाएगा तो KOH एक्वस प्लस Q, यह अभिक्रिया उच्च ताप पर कम विलेयता को बताएगी, जबकि KCl की पानी के साथ क्रिया करके KCl एक्वस माइनस Q, तो उच्च ताप पर विलेयता कम होगी और उच्च ताप पर अधिक विलेयता हमें प्राप्त होगी। तो इसी तरीके से हेबर विधि द्वारा अमोनिया की अधिकतम मात्रा को प्राप्त करना है। तो अमोनिया की हेबर मेथड से अमोनिया की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें ताप कम कर रखते हैं ताकि अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। उच्च दाब को रखते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से एक क्रियाकारक की सांद्रता उच्च लेते हैं और अमोनिया को तंत्र से द्रवित करके निकालते जाते हैं, अर्थात द्रव की सांद्रता को कम करते जाते हैं। अब है इमेट ऑफ को तो यानी जब हेबर विधि में जब अधिक मात्रा अमोनिया को प्राप्त करना होता है तो यानी कि ताप को कम रखते हैं तो अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। दाब को उच्च रखेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से एक क्रियाकारक की सांद्रता उच्च लेते हैं और अमोनिया को तंत्र से द्रवित करके निकालते जाते हैं, अर्थात अमोनिया की सांद्रता को कम करते जाते हैं। अब है साम्यावस्था पर अक्रियाशील गैसों का प्रभाव। तो अक्रियाशील गैस है जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, अगर जो है ये गैसें मिला दी जाए और निकाय का दाब स्थिर बना रहे तो निकाय का आयतन बढ़ता है और इस स्थिति में साम्य उस ओर अग्रसर होगा जिस ओर गैसीय अणु की संख्या अधिक होती है। यदि निकाय का आयतन स्थिर बना रहे तो निकाय का दाब तो बढ़ता है परंतु साम्य की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि अभिकारक और उत्पादों के मोलों की संख्या और पात्र के यानी कि जिनमें निकाय का आयतन बढ़ेगा और दाब स्थिर रहेगा तो साम्य उस ओर शिफ्ट होगा जिस ओर अणुओं की संख्या अधिक है। यदि निकाय का आयतन स्थिर है और निकाय का दाब बढ़ता है तो साम्य स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका कारण यह है कि क्रियाकारक और उत्पादों के मोलों की संख्या और पात्र के आयतन का अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताओं में कोई अंतर नहीं होता। अब है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है यह वो सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। तो कोई भी अणु तब तक क्रिया नहीं कर सकता जब तक कि उसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर न हो जाए। तो यहाँ पर यानी कि सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है
और उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस सक्रियण ऊर्जा का मान और कम हो जाता है, अर्थात थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी उत्प्रेरक की उपस्थिति से प्रभावित होती है और सक्रियण ऊर्जा में कमी के कारण ये शीघ्रता से संपन्न हो जाती हैं और शीघ्र ही अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक सामान्य दोनों ओर की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य जल्दी स्थापित होगा, लेकिन साम्य स्थिरांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक बार साम्यावस्था स्थापित होने पर अगर सांद्रता, ताप या दाब में परिवर्तन होता है या एक्स्ट्रा में हम कोई इनर्ट गैस मिला दें या सॉल्युबिलिटी पर भी प्रभाव पड़ता है और उत्प्रेरक का प्रभाव को भी हमने स्टडी किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार साम्यावस्था पर सांद्रता, ताप और दाब के साथ परिवर्तन होता है। यही हेक्टेयर प्रिंसिपल है। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।